हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा पेपर है 12वीं क्लास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो अभी अक्टूबर बल्कि नवंबर 2025 में जो हुआ है। आज 7 नवंबर को ये पेपर हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो आज हमारा आया है वो है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। तो कौन सा स्थल था जो एक बंदरगाह था। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं लोथल जो है तो एक बंदरगाह नगर था। दूसरा क्वेश्चन, धम्म की अवधारणा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। मनुस्मृति, महाभारत, अशोक के अभिलेख या अर्थशास्त्र। तो हम जानते हैं धम्म अशोक का धम्म है और अशोक के अभिलेखों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। तीसरा क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसमें, शंकराचार्य, आलवार और नयनार, बसवन्ना और रामानंद। तो इसका उत्तर है आलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत करी थी। अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की। बहुत सिंपल सा है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 14वीं शताब्दी में भारत आया था। पांचवा क्वेश्चन है, खालिस्तान भरो। द लैंग्वेज ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वाज मोस्टली। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी। तो सिंपल सा है, अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। 3 लिपियां हैं, ख्रोष्ठी, अरेमिक और यूनानी लिपि में इसके जो अभिलेख हैं वो लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि में जो भारत में ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में। तो लिपि की बात आए तो ब्राह्मी है, भाषा की बात आए तो प्राकृत भाषा है। फिर छठा क्वेश्चन है, विजयनगर नगर नदी के किनारे स्थित था। तो ये भी बहुत सिंपल है, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित था। अगला क्वेश्चन, किताबुल हिंद के लेखक कौन है। ये भी बहुत सिंपल है, किताबुल हिंद अल-बरूनी की रचना है किताबुल हिंद। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल का नाम बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत ही 2 बड़े फेमस नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और दोनों ही पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा भी जो भी नगर पाकिस्तान में हैं उनमें से किसी का भी नाम आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने सामाजिक समानता को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही है, सामाजिक समानता को प्रोत्साहित किया। दोनों आंदोलनों ने जाति आधारित श्रेष्ठता में विश्वास किया, ना जाति आधारित समानता में विश्वास करते थे, जाति के आधार पर श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करते थे। तो ए और आर दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, ए सही है, आर सही नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्के और प्राचीन भारत में उनका महत्व। तो पंचमार्क सिक्के लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के जो सिक्के, सबसे पहले जो प्राचीन सिक्के भारत में हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पंचमार्क सिक्के थे। धातु की बात करें तो तांबा और चांदी धातु के होते थे और व्यापार के लिए इनका प्रयोग किया गया, पंचिंग करके इनको बनाया जाता था। अगर इनके महत्व की बात करें, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि उस समय व्यापार बड़ा उन्नत अवस्था में था। उस समय की भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी थी। ये इस बात का प्रतीक है कि उस समय वस्तु विनिमय की जगह, प्राचीन समय में वस्तु विनिमय होता था, लेकिन वस्तु विनिमय की जगह जो सिक्के हैं वो आ चुके थे। इसके अलावा इसके महत्व की बात करें तो कुछ सिक्कों पर राजाओं के नाम या उनकी फ़ोटो है, तो उनका एक राजनीतिक महत्व होता है। इनका राजनीतिक महत्व है, वो हमें उस समय के भारतीय राजनीतिक भारत के बारे में हमें जानकारी देते हैं, कौन राजा था, किसका राज्यारोहण कब हुआ। कुछ सिक्कों पर धर्म के बारे में भी कुछ प्रतीक हैं, तो उस समय के धार्मिक इतिहास की जानकारी भी ये देते हैं। तो इस तरह की बातें आपको इस उत्तर में लिखनी थी, 3 नंबर का। इतनी बातें बहुत हैं इसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बुद्ध की कोई 3 शिक्षाएं बताओ। तो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। बुद्ध की कोई भी आप बातें लिख सकते हो, जैसे कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, उन 4 आर्य सत्य बताने आपने। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण तृष्णा है,
तृष्णा को दूर करने से दुख दूर होते हैं, और तृष्णा को जो दूर है वो मध्य मार्ग के द्वारा अष्टांगिक मार्ग पर चलकर इसको दूर किया जा सकता है। तो दूसरी मध्य मार्ग के बारे में आप बता सकते हो कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई मध्य मार्ग को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने खुद अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए, फिर मध्य मार्ग उन्होंने अंत में अपनाया था। तो उन्होंने यही सीख दी कि मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए, ना ही तो शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देना चाहिए और ना ही भोग विलास में लीन रहना चाहिए। तीसरी जो उनकी बातें हैं वो है अष्टांगिक मार्ग जो है, इसका उन्होंने संदेश दिया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। तो ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अहिंसा की शिक्षा उन्होंने दी, उन्होंने भ्रातृभाव की शिक्षा दी। तो मानव जीवन का कल्याण करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह की शिक्षाएं महात्मा बुद्ध की हैं। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद को भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक विश्वसनीय स्रोत क्यों माना जाता है? तो किताबुल हिंद वही अल बरूनी की किताब है। किताबुल हिंद, अल बरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया और उसने यहाँ पर लगभग 12-13 सालों का समय व्यतीत किया। तो उसने जो कुछ भी इन 12-13 वर्षों में देखा, प्रत्यक्ष जो अनुभव किया, उसको अपनी किताबुल हिंद में लिख दिया। तो ये एक विश्वसनीय स्रोत क्यों है? एक तो ये है कि भाई ये जो प्रत्यक्ष स्रोत है, जो कुछ अल बरूनी ने देखा वो लिख दिया, तो इसलिए ये एक विश्वसनीय स्रोत है हमारे लिए। दूसरा, जो अल बरूनी जो है उसने जो किताब लिखी किताबुल हिंद, उसमें अलग अलग विषय हैं। उसने भारतीय समाज के बारे में लिखा, भारत की जाति प्रथा के बारे में लिखा, भारत के धर्म के बारे में लिखा, भारत के खगोलीय ज्ञान के बारे में लिखा, उस समय के दर्शन के बारे में लिखा। तो अलग अलग विषयों पर इसने प्रकाश डाला है, तो इसलिए एक विश्वसनीय स्रोत है। तीसरा, जो अल बरूनी है वो तुलनात्मक अध्ययन करता है। उसने जो कुछ भी भारतीय समाज में देखा उसका यूनान के साथ और इस्लाम धर्म के साथ, क्योंकि वो खुद इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला था, तो उसके साथ उसने उसकी तुलना की। तो इस तरह से उसकी जो किताब है वो एक विश्वसनीय स्रोत बन जाती है 11वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास को, मध्यकाल के भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक बड़ी रिलायबल सोर्स हमारे लिए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर की शिक्षाओं और दर्शन का वर्णन कीजिए, उनकी विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी बातें आप लिखनी है। कबीर की शिक्षाएं, कबीर जो हैं उन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी, और उनके जो ईश्वर हैं वो क्या हैं? निराकार निर्गुण ईश्वर की उन्होंने उपासना की। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने विरोध किया, धर्म के नाम पर जो भी दिखावा था उसका उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा उनकी शिक्षाएं जातिगत समानता पर थी, जाति और धर्म, जातिगत समानता व धार्मिक समानता। अपनी वाणियों में इन मुद्दों को उठाते हैं, जातिगत समानता और धार्मिक समानता की बात करते हैं। तो ये कबीर का दर्शन था, एकेश्वरवाद, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना, जातिगत समानता, धार्मिक समानता। तो दिखावे, धर्म में जो भी दिखावा था उसका उन्होंने विरोध किया। उनकी विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? तो कबीर की जो विचारधारा थी उन्होंने भक्ति आंदोलन को ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई, बड़ा फेमस हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा में समानता की बात करी। तो जो भी अपने अपने समाज में, अपने अपने धर्म, अपने अपनी जाति में असमानता से पीड़ित लोग थे, वो इस दर्शन की ओर बड़े आकर्षित हुए। इसके अलावा विचारधारा को कैसे प्रभावित किया? तो इसमें हम कह सकते हैं कि कबीर जी ने जो बातें कही वो आज भी प्रासंगिक हैं। सांप्रदायिक जो सौहार्द की बात उन्होंने अपनी शिक्षाओं में करी थी, तो वो यही शिक्षा देते हैं कि भाई मानव मात्र में प्रेम होना चाहिए, सच्ची भक्ति जो है, मन से भक्ति है, उसकी उन्होंने बात करी। तो यही कबीर का दर्शन है, और उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे और जैसे नानक, रैदास, उन पर भी उनकी भक्ति आंदोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा। और एक हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो भाषा का जो इस्तेमाल किया, जो वो थी लोकल भाषा, आम जन की भाषा थी, और इससे जो है भक्ति आंदोलन जन जन तक पहुंचा। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति हम सब जानते हैं, मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है
जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रियों के 2 कर्तव्यों के नाम बताइए। तो क्षत्रियों के 2 कर्तव्य हैं वो एक तो है शासन करना, दूसरा है युद्ध करना या रक्षा करना हम कह सकते हैं। ये क्षत्रियों के कर्तव्य जो हैं वो धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। व्यापार के लिए कौन सा वर्ण उत्तरदायी था? तो व्यापार का काम वैश्य वर्ण को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति जो है पुरुषों के मुकाबले, पुरुषों से हम मान सकते हैं कि कमतर थी महिलाओं की स्थिति। उनको संपत्ति के अधिकार जो हैं वो कम थे पुरुषों के मुकाबले। सामाजिक जो अधिकार थे या धर्म के मामले में भी जो अधिकार हैं वो स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले हर मामले में कम अधिकार थे, उन्हें संरक्षण में रखा जाता था। आगे है फिर, हम्पी के बाज़ारों में बिकने वाली 2 आयातित वस्तुओं के नाम बताओ। तो घोड़े, रत्न, रेशमी वस्त्र, ये सब चीज़ें हैं हम्पी के बाज़ारों में बिकते थे। ये स्रोत विजयनगर के व्यापार के बारे में क्या बताता है? तो व्यापार के बारे में बताता है कि व्यापार उन्नत अवस्था में था, अच्छी अवस्था में था, विकसित बाजार प्रणाली थी, विश्व व्यापार से जुड़ा हुआ था। विजयनगर के व्यापार के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी? तो वही क्वेश्चन आ गया, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था, ये नदी बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। और विजयनगर की यात्रा करने वाले एक विदेशी यात्री का नाम, तो इसमें निकोलो कोंटी का नाम लिख सकते हैं आप, निकोलो कोंटी या अब्दुल रज्जाक, उन्होंने भी विजयनगर की यात्रा की थी। डोमिंगो पेस का नाम लिख सकते हैं, फर्नांडो नूनीज का नाम लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे यात्री थे जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की बात करें तो एक तो दुर्ग और निचला शहर, जितने भी नगर हैं वो इन दोनों में बटे होते थे। दुर्ग में बात करें तो वहाँ पर एक स्नानागार मिला है, तो इसके बारे में आपको बता देना है। दुर्ग में अन्नागार मिला है, इसके बारे में आपको बताना है। दुर्ग में प्रशासनिक भवन मिले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना है। निचले शहर की बात करें तो वहाँ पर आपको इनको सड़कें व गलियाँ, इनके बारे में बताना है कि सड़कें और गलियाँ चौड़ी थी, सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न में थी। फिर आपको यहाँ पर बताना है जल निकास प्रणाली के बारे में कि यहाँ नालियाँ थी, नालियाँ बाथरूम से अटैच होती थी, नाली बड़ी नाली में जाती थी, बड़ी नाली फिर बाहर बड़े नाले में जाती थी, नालियों को ढकने की व्यवस्था थी। तो इस तरह की बातें आपको बतानी है। फिर मकान व भवनों की बात करनी है कि जो मकान मिले हैं उनमें निजता का ध्यान रखा गया है, चारों ओर कमरे हैं, बीच में आंगन है, ईपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, रसोई होती थी, कमरों में कुएँ होते थे। इस तरह की सारी बातें आपको बतानी हैं। उसके अलावा ईंटों के बारे में आपको बताना है। ईंटें पक्की ईंटें मिली हैं, घरों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था, ईंटों को शायद धूप में सुखाया जाता था। ये सब बातें आपको बतानी है। इसके अलावा आप सफाई के बारे में बता सकते हो, सफाई की बड़ी व्यवस्था थी, वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता था। तो ये उनके नगर योजना की विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसी के ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन आया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन किन कारणों से हुआ, तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की अगर बात करें तो यहाँ पर आर्यों के आक्रमण एक कारण बताया गया है। इसके अलावा नदियों के मार्ग बदलना या नदियों का सूख जाना, इसके अलावा आग भी एक कारण बताया गया है, बाढ़ भी एक कारण बताया गया है, जलवायु में परिवर्तन होना एक कारण था। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं, संभावित कारण बताए गए हैं। और इसका दूसरा पार्ट है कि इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि जो नगर हैं उनका अंत हो गया, नगरीय व्यवस्था समाप्त हो गई, धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था उनकी कमज़ोर हो गई, विस्थापन हो गया, लोगों ने शायद फिर उस सभ्यता को छोड़ के जाना शुरू कर दिया, लोग दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन इस समाज में आ गए। और इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन अब इस जो है हमारा वो मानचित्र से है। तो सिंपल सा मानचित्र है, आपको ये 5 स्थल हैं ये चिन्हित करने। हड़प्पा हम जानते हैं पाकिस्तान में है, यहाँ से है। फिर लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है, यहाँ पर एक ये बंदरगाह नगर था। सांची मध्य प्रदेश में लगभग यहाँ से। इसके बाद मगध ये इलाका जो है ये मगध का इलाका है,
पाटलिपुत्र की बात करें तो यहाँ पाटलिपुत्र है। तो ये 5 नंबर का मैप है, इसको आपको पेंसिल से करना था, पेंसिल का इस्तेमाल करना मैप करते हुए हमेशा। तो इस तरह से आपने अगर इस पेपर को हल किया है तो ये आपके अच्छे अंक आएंगे। और पेपर बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आशा है कि आपने बढ़िया किया होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।